जय हिंद। नमस्कार सभी को। क्या हालचाल है भाई लोग? बताओ। बढ़िया चल रहा है सब। बताओ कैसे हो आप सभी लोग? मस्त एकदम। चलो यार, मस्त ही रहना चाहिए। अपना काम करते रहो और पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। काम धाम चलना चाहिए भाई। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि नहीं? तो जो भी हम पढ़ रहे थे, मतलब हम क्या पढ़े, समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, क्लास 10th की समांतर श्रेणी। तो उसका ये लेक्चर नंबर 5वां है। अगर तुमने पिछले 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाओ पहले उन्हें देखो, इसके बाद इसको देखना। और जहाँ तक लेक्चर 4 तक हमने कर लिया था, उसमें मैं एनसीईआरटी की एग्जाम्पल करवा रहा था, ठीक है, जो भी दिया गया है बुक में। और उसी में एग्जाम्पल 5 तक हमने कर लिया था। देखो हम बहुत ही स्लो स्लो चल रहे हैं, मतलब कि बहुत धीरे धीरे एक एक जो सवाल दिया है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। एक बार ऊपर से उड़ा नहीं दे रहे कि बस ऐसे ऊपर से उड़ा दो। बात समझ में आ रही है? तो हमें बिल्कुल आराम आराम से चलना है, चीज़ों को समझते हुए चलना है। और जो मैं सवाल लगवा रहा हूँ जितने भी हैं, पहले तुम खुद से ट्राई करना। आई बात समझ में? पहले खुद से ट्राई करने के बाद उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है। तो स्टार्ट करें। तो देखो यार, पिछले क्लास तक जहाँ तक हुआ था उससे आगे हम अपना सवाल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी थ्योरी है वो तो मैंने पढ़ा दिया है। इसमें क्वेश्चन ही 2-4 हैं, इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 आ जाएगी, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई चल रही है ना? हाँ, चलनी चाहिए। तो चलो शुरू करें भाई, शुरू करें। देखो यार, शुरू करते हैं। कथा थोड़ी है कि शंख बजाकर शुरू करनी पड़ेगी। शुरू करते बिना किसी देरी के। समझ गए तुम? चलो भाई, प्रभु का नाम लेकर शुरू कर लो यार। क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक क्या बोलती भाई लोग? तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने एरिया पे। देखो तो कल हमने एग्जाम्पल 5 मतलब 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था कि एग्जाम्पल 5 जो कल क्वेश्चन था वो था डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवेंथ टर्म इज 9। मतलब इसका 5वां पद दिया था और 7वां तीसरा पद दिया था और 5वां पद दिया था। तो उससे हमने 2 समीकरण बनाए थे। उसके बाद उसको सॉल्व किया था तो हमारा फर्स्ट टर्म अर्थात प्रथम पद और डी कॉमन डिफरेंस मतलब सार्व अंतर आ गया था। तो हमने समांतर श्रेणी का निर्माण कर लिया था, ठीक है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 6 पे। ठीक है भाइयों? ठीक है कि नहीं भाई, बताओगे कुछ? लो भाई, ये हल्दी रंग तुमको जमता है, हल्दी लगा लेते हैं। हल्दी वाला, हल्दी वाला लो भाई, हल्दी वाला एग्जाम्पल नंबर 6। हल्दी वाला कलर लेते हैं भाइयों। यार पढ़ो यार, तुम सब एग्जाम्पल 6 बोल। मैं लिख दूं यहाँ पे क्वेश्चन? चलो लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल 6 थोड़ा इसको छोटा कर दूं क्या? नहीं, ठीक है चलो। एग्जाम्पल नंबर 6 बोला, चेक वेदर, चेक वेदर, चेक वेदर 301 मतलब 301 इज अ टर्म मतलब 301 इज अ टर्म। देखो यार, क्वेश्चन तो हमने जो करवाए हैं ना, एकदम मजा मजा वाला है, मतलब सब सारे अच्छे क्वेश्चन है भाई एनसीईआरटी में दिए हैं। तुम्हारा टाइम पास नहीं करवाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी ऐसी चीज है, इसमें कम ही क्वेश्चन रहते हैं और बुक के मतलब कंपेरिजन में। लेकिन हाँ भाई, मजेदार है। बुक लिस्ट ऑफ नंबर्स, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बारे में इसके बात करते हैं। अरे यार तुम लोग वीडियो देख नहीं रहे हो कि क्या नहीं कर रहे हो भाई? इस सवाल का जो मैं पूछता हूँ कमेंट में आंसर दिया करो।
23 डन डन डन। ये हमारी क्या दी है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है चेक वेदर 301 मतलब 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 11 मतलब 5 11 17 23। ये बोल रहा है सोल्यूशन देखते हैं, इसका हल देखते हैं भाई। बोल रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा है जो कि एग्जाम्पल में अच्छा है एनसीईआरटी का। बोल रहा है चेक वेदर मतलब इसको चेक करना है कि 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, जो ये हमें लिस्ट दी गई नंबर्स की 5 11 17 23। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 11 17 23, फिर डॉट 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 मतलब उसके आगे भी नंबर्स और आए, उस डॉट डॉट का मतलब क्या है, किसके और आगे नंबर्स आए, यह सीरीज चलती जा रही है। तो ये बोल रहा है कि चेक वेदर 301 301 301 is a term of the list of numbers 5 11 17 23 डॉट डॉट डॉट। मतलब कि जो नंबर्स दिए गए हैं लिस्ट में, क्या इसमें 301 कभी आएगा इस लिस्ट में आगे जाकर, ये पूछना चाह रहा है आपसे। ये सीरीज आपको दे गई है, बोल रहा है कि 301 कभी इस लिस्ट में आएगा। तो ऐसा सॉल्व हमने आपको सॉल्व कराया था कल, याद करो आप, कि उसमें पूछा था कि ऐसा कोई टर्म होगा जो कभी जीरो होगा, तो यह उसी तरह लगेगा। आई बात समझ में। वो एग्जाम्पल नंबर 4 था, तो देखते हैं। तो क्या करना है, पहले तो इसे देखो एपी है, और कोई लड़का देखेगा तो बोलेगा 5 में 6 जुड़ा तो 11 बना है, 11 में 6 जुड़ेगा तो 17, 17 में 6 जुड़ेगा 23, इस प्रकार ये बनती चली जा रही है। तो मतलब ये क्या है, एक प्रकार की ये एपी है। क्वेश्चन में बताया नहीं है कि एपी है, लेकिन हमको अपने आप से समझ लेना है। तो एपी है, एपी है तो अगर हमसे वो पूछ रहा है कि क्या 301 वाला नंबर कोई आएगा इस एपी में, तो कैसे पता करना है। तो हम मान लेंगे कि कोई, हाँ हम पहले मान लेंगे कि हाँ भाई कोई ऐसा नंबर हो सकता है। तो उसको कोई भी नंबर निकालने के लिए कौन सा टर्म होता है, या फिर किसी समांतर श्रेणी का ये नवा पद निकालने के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वो क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, ये फार्मूला होता है ना। तो रख दो बस। अब इसमें यहाँ जो क्वेश्चन दिया इसमें ए कितना है, ए का मान कितना है भाई, ए मतलब प्रथम पर ये तो 5 दिया हुआ है, देखो यहाँ 5 पहला 5 है ना, शुरुआत 5 से हो रही। और कॉमन डिफरेंस अभी आएगा 6, हमने बता दिया। 6 में नहीं, इन दोनों में 6 6 का अंतर सभी में, कॉमन डिफरेंस सार अंतर निकालना आपको आना चाहिए। अब इसे इसमें रख दो, तो मान लो कि हमारा एन, हम मान लेते हैं लेट्स एनथ टर्म हम मान लेते हैं कि जो एनवा टर्म है वो कितना है 301। बस अब ये फार्मूला हमारा है, मेरा फार्मूला जो है इसी में रख देना है। तो एन टर्म 301 है, तो ए एन की जगह कितना आ जाएगा 301 बराबर ए फर्स्ट टर्म कितना दिया है 5 प्लस एन का मान तो निकालना है भाई, वही तो। अगर मतलब चेक तो करेंगे पहले कि एनवा नंबर वो कौन सा नंबर है कि जो 301 है, उसके बाद देखेंगे सवाल को। तो एन का मान नहीं पता है, और डी का मान कितना है 6। अब बस इक्वेशन बन गई है, ये क्या है, एक इक्वेशन है मतलब समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व कर देना है बस। अब तुम जो 301 है इसको बराबर की उस साइड ले जाओ, ये जो पूरा है इसको इस साइड लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। 5 प्लस n-1 6, कुछ नहीं हमने करा, बस जो इधर था पूरा उसको इस बराबर की साइड, और जो 301 है इसको इस साइड, बस। अब क्या 5 जो है क्या है प्लस में, तो उस साइड जाएगा, तो n-1 ये 6 बराबर 301। 5 प्लस में था तो इधर आया क्या होगा माइनस में। अब सॉल्व करोगे आगे तो n-1 यहाँ पर 6 में गुड़ा है भाई, ये 6 इसका गुड़ा है मतलब। और 3 से 5 कितना हो गया, 11 5 6 9 296 बचेगा 296। अब ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो जब 6 इधर जाएगा
क्योंकि हमें n का मान निकालना है, तो n को इस साइड करते जाएंगे। n-1 बराबर 296। ये मल्टीप्लाई में जो किस में जाएगा, भाग में। भाग का मतलब क्या होता है, भिन्न में। भिन्न मतलब बटा में। तो 6, भाई 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, मतलब गुणा में था, तो बराबर के इस साइड आएगा 6, तो भाग में चला जाएगा। ये नियम होता है। तो बस इसे भाग देना होता है। इसका मतलब क्या होता है, 6 में 296 क्या भाग देना है। तो भाग दो, कितना आएगा, 6 चौके 24, 5 और 5 बचा, यहाँ पे 6 उतारते, अभी 6 9 54 भाग दिया, तो तुम्हें आता होगा यार, इतना तो मुझे भरोसा है तुम लोग को। भाग यहाँ 2 शेष बच गया, मतलब पूरा पूरा नहीं कटा। 49 दशमलव 12 का भाग लिया गया, 36 18, 18 फिर 2 बचा, फिर 1 दशमलव का 0 बढ़ाएंगे, 3 3, मतलब ये कभी कटेगा नहीं, 2 हमेशा शेष बचता जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका कितना मान आ गया, 49.33। इसको मिटा दें, मिटा देना, इसको भाग कर लेना आप लोग। ओके, कितना आ गया भाग, 49.33। ये हमारा क्या आ गया भाग। बस मतलब n-1 का मान कितना आ गया, 49.33। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे, n का ये माइनस में 1 है, तो उधर जाए तो कितना प्लस में हो जाएगा। तो 49.33 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 50.33। बस समझ गई। तो n का मान कितना आ गया, 50.33। समझे। तो सवाल हमें क्या बोला था, सवाल हमें बोला था कि चेक करना है कि क्या कोई इस जो हमारी सीरीज दी गई थी, इसमें ये सीरीज जो हमें दी गई थी 5 11 17 23, तो आपको पता करना है कि क्या इस सीरीज में ऐसा कोई नंबर है जो 301 आएगा इसमें आगे कभी। तो हमने पहले हमने मान लिया था कि हाँ भाई वो nth टर्म होगा, जो मतलब nवां पद होगा वो हमारा 301 होगा, हमें माना था पहले, हमको पता नहीं था। उसके बाद हमने सॉल्व किया कि वो कौन सा पद है, तो यहाँ पे n का मान निकाल कितना है, 50.33। मतलब कि वो नंबर कौन सा है, 50.33 नंबर, उस मतलब 50.33 पर जो हमारा अंक आएगा, जो डिजिट या जो भी नंबर आएगा वो 301 होगा इस सवाल के अनुसार। लेकिन ऐसा क्या कभी हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जैसे 5 लड़के लाइन में खड़े हैं, तो किसी का पोजीशन 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 4 होगा, किसी का 5 होगा। ये ना, ये पहले नंबर का है, दूसरे का, ये तीसरे नंबर का है, चौथे नंबर का है, 5वें नंबर का। तो यह कभी ऐसा हो सकता है कि मैं बोल दूं कि एक लड़का है जो 2.1 नंबर पे खड़ा है। ये नहीं हो सकता भाई, क्योंकि आप कोई नंबरिंग कर रहे हैं तो आप कभी डेसिमल या भिन्न में नहीं आ सकते। अगर हम नंबर गिन रहे हैं, इसमें बताया ना कि यहाँ पर एक लड़का है जो 2.1 पे खड़ा है, भाई कैसे 2.1 पे खड़ा होगा, या तो पहले में खड़ा होगा, या दूसरे नंबर पे खड़ा होगा, तीसरे नंबर पे खड़ा होगा। ठीक है, तो और ये इसी तरह जिस प्रकार यहाँ पे ये चीज वैलिड नहीं है, इट इज नॉट वैलिड। बात समझ आ रही ना। तो जब ये 10 या तो भिन्न में, जब हम नंबर गिनते हैं तो हमेशा ये 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनते हैं, तो उसको कभी भिन्न या दशमलव में नहीं गिनते। उसी प्रकार जो ये आंसर है ये दशमलव में आ गया, तो ये दर्शा रहा है कि ऐसा कोई, मतलब जब इसकी बात उल्टी हो जा रही है, मतलब कि हमारा जो आंसर आया है उसके अनुसार तो ये कोई पोजीशन है ही नहीं। भाई अगर वो कहता कि 50वें नंबर पे कोई अंक है जिसका मान 301 था, 50वें नंबर तो बात सही है, केवल 50 आ जाता, लेकिन 50.33 आया है। तो यह कहना चाह रहा है कि भाई वो हमने मान लिया था कि एनवें पद पे, और 9वें पद पे 301 मान आ रहा है, और जो 300 जो, जबकि वो हमारा नंबर कितना आ गया डेसिमल में, तो दशमलव में कोई थोड़ी पोजीशन होती है। अभी मैंने उदाहरण लिया था ना कि या तो 5वें नंबर पोजीशन हो गया, तो 6ठों पे होगी, लेकिन ये थोड़ी होगी 6.44 पे कोई ना चीज होती है। ठीक है, तो या तो 50 पे होगी कोई चीज, या तो 51 नंबर पे होगी, या तो 52 नंबर पे होगी। ये थोड़ी बोल देंगे 50.4 पे कोई लड़का खड़ा है, मतलब इस लड़के की पोजीशन क्या है, 50.4 है, मतलब वो 50.4वां लड़का है। तो इसी प्रकार ये कहना चाह रहा है
ये 50.33वां नंबर है। ऐसा तो कोई चीज संभव है नहीं। तो तो ये उस बात को क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है कि वो बात सही नहीं है, कि जो हमने माना था कि अनवा पद क्या है, 301 है। तो मतलब इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है कि जो वो क्वेश्चन में पूछा है कि 301 जो है इस साल सीरीज में कभी आएगा कि नहीं, तो हम बोल देंगे ये कभी नहीं आएगा। मतलब हमारा चेक हो गया। यहाँ तो हम लिख देंगे कि भाई डेसिमल में कोई पोजीशन नहीं होती है। पोजीशन पोजीशन कैन नॉट बी इन डेसिमल और फ्रैक्शन। जैसे तुमने बोला है कि डेसिमल और फ्रैक्शन, जैसे कोई आम है तो या तो एक आम होगा, या तो दो आम होगा, या तो चार आम होगा। ये थोड़ी 4.1 आम होगा, या तो एक लड़का होगा, या तो दो लड़का होंगे। ये थोड़ी कि 2.23 ऐसे लड़के होंगे, नहीं ना। तो इसी प्रकार नंबर हमेशा क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या में होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा चेक क्या हो गया, ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बोल देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ये तीन डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, 301। जो 301 था, जो हमारा 301 नंबर था, मतलब हमने यहाँ पर लिया था ना, 301 301 विल नॉट कम, मतलब नॉट कम इन द सीरीज। जो हमारा लिस्ट या सीरीज जो भी थी, उसमें 301 हमारा क्या करेगा, नहीं आएगा। मैं समझ में आ गई। तो हमने चेक कर लिया 301 मतलब 301 विल नॉट कम इन द सीरीज। उस पैटर्न में 301 कभी नहीं आएगा। बस आगे बढ़ते। बहुत अच्छा सवाल था यार, मैंने अच्छा समझाया। ठीक है, उसको देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। उस प्रकार क्वेश्चन आते हैं टिपिकल थोड़ा। बस एक कॉन्सेप्ट उसमें था कि कभी जो गिनती करते हैं वो हमेशा प्राकृतिक संख्या होती है, वो कभी भिन्न और क्या बोलते हैं दशमलव में नहीं हो सकती। ठीक है, या तो माइनस भी नहीं हो सकती। यह सी बात है, अगर कोई बोलेगा 100 आम है या 500 व्यक्ति है, तो ये थोड़ी माइनस 500 व्यक्ति है। तो ये चीज थी, वो कॉमन सेंस का सवाल था। अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर हमारा। एग्जाम्पल नंबर आपको बताते हैं 7वां। बता दें कि ये सवाल देखो, यन कैसा होना चाहिए, यन या तो जो हमारा नंबर है यदि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इस सवाल को आपको बता देंगे पॉजिटिव नेचुरल नंबर हमेशा, बस। अगर ये सवाल में आएगा तब वो नंबर यूज करता है। पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, मतलब पॉजिटिव में वो भी नेचुरल नंबर्स, बस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 लिख ले। चलो भाई इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। हाउ मैनी numbers how many numbers how many 2 digit numbers, how many 2 digit 2 digit numbers are divisible by 3। मतलब सवाल बोल रहा है, सवाल को पहले समझना तो चाहिए क्या बोल रहा है। सवाल कह रहा है कि कितने 2 अंक के संख्याएं होंगी जो 3 से कट जाएंगी, पूरा पूरा कट जाएंगे, मतलब उसमें कोई शेष उस नहीं बचेगा, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। समझ में आई क्या क्वेश्चन बोल रहा है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, मतलब वो तो अंक दो, जो संख्या, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, मतलब कितने ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंक की होनी चाहिए, पहली बात। और वो सारी 3 से क्या हो जानी चाहिए, पूरी पूरी कट जानी चाहिए, इसका क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो यार दिमाग से सोचो पहले, सोल्यूशन क्या देखते हैं।
तो बोल रहा है 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से ना, 1 2 3 4 5 6 7। देखो डिजिट का मतलब होता है अंक, डिजिट का मतलब क्या होता है? अंक। अंक जैसे ये मैंने 1 लिख दिया, चाहे 2 लिख दिया, चाहे 3, तो ये 1 डिजिट है, मतलब इसमें केवल एक ही अंक है, इसमें भी एक अंक है, इसमें भी एक अंक है। अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया 23, तो ये हमारा 2 डिजिट है, मतलब इसमें 2 अंक है, 2 और 3। इसमें मैंने लिख दिया 509, तो ये कितना डिजिट है? 3 डिजिट। इसमें 509, ये 3 डिजिट है, 3 अंक है, ये एक नंबर है। मैंने लिख दिया कि 5000, यह कितने डिजिट का नंबर है? तो यार 1 2 3 4, इसमें कितने टोटल डिजिट है? 4 डिजिट, तो ये 4 डिजिट का नंबर है। जैसे मैंने ये लिख दिया 2.056, ठीक है, कितने डिजिट का नंबर है? 1 2 3 4, इसमें दशमलव नहीं गिनना है, तो ये हमारा कितने डिजिट का नंबर? 4 डिजिट का। तो डिजिट समझ में आया, मतलब कितने अंक है उसमें। हालांकि डेसिमल में डिजिट अक्सर नहीं देखते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर है, ऐसे कोई नंबर होता है तो उसमें डिजिट देखते हैं कितने अंक हैं, तो उतना डिजिट। तो नंबर समय तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर इसको मिटा देना, ठीक है। आप समझ गए डिजिट क्या होता है? अंक, हिंदी में अंक बोलते हैं, अंक। नंबर्स में संख्या। तो 2 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 डिजिट के नंबर, 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो यार देखो 1 से 9 तक तो सारे एक एक डिजिट के, मतलब 1 डिजिट के हैं, सिंगल डिजिट है। और जब 10 पे जा रहे हैं तो ये हमारा 2 डिजिट, इसमें एक है, जीरो है, 2 डिजिट हो गया इसमें। इसके बाद 11, इसमें भी 2 डिजिट है। इसके बाद 12, इसके बाद आगे चलते चलते कहाँ तक जाएगा? 2 डिजिट, 99 तक जाएगा। ये 100 तक जैसे पहुंचेगा, इसमें देखो 3 डिजिट आ गए, 1 2 3, तो ये हमारा 2 डिजिट का नहीं, तो इसको हटा देना, बात समझ आई? तो ये तो 2 डिजिट की बात है। उसके आगे बोल रहा है कि वो दो, जो 2 डिजिट के नंबर्स हैं, उसमें भी वो 3 से कट जाने चाहिए, तो वो वाले दो, ये तो सारे 2 डिजिट नंबर हो गए, लेकिन वो बोल रहा है इनमें से हमें वो वाले लेने हैं जो 3 से पूरा पूरा कट जाए, अर्थात 3 से भाग देने पर उनमें कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो वो वाले नंबर लेना है। तो अब डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, और जितने नंबर्स आएगी उन्हीं की गिनती करना है, उसी को बता कि कितने उन नंबर्स हैं 2 डिजिट वाले जो 3 से पूरे पूरे कट जाते हैं, उनको गिनती करके बताना है, ठीक है। चलो, तो पहले 10 वाला देखते हैं, ये 10 से 3 से कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा, ये मतलब कटने का इन द सेंस कि पूरा पूरा कट जाना चाहिए। इसमें शेष बच जाएगा, एक बच जाएगा, तो इसको नहीं लेंगे। फिर इसको देखो 11 के, ये भी नहीं कटेगा, इसमें 2 शेष पर बचेगा। इसको देखो 12, ये पहला नंबर है जो 3 से कट जाएगा, मतलब जो 2 डिजिट का पहला नंबर है जो 3 से कट जाएगा। उसके बाद इसके आगे कौन? अरे यार, जो 3 का टेबल, 3 का पहाड़ा पढ़ो, जो उसमें आएंगे वो कट जाएंगे। तो फिर 15, अगला क्या आएगा? 3 चौको 12, 3 5 15, 3 3 6 18, ऐसे 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 क्या होंगे, चलते जाएंगे। और कहाँ तक पहुंचना है? 99। अब देखो सबसे बड़ा नंबर तो 99 है, क्या देखो यार 3 से कट जाएगा? हाँ भाई आराम से कटे, 3 3 के 9, 3 3 के 9। तो अब इसमें बीच के सारे नंबर तो हम नहीं लिख सकते भाई, तो इसलिए मैंने डॉट डॉट लगा दिया कि 99 पर जाकर रुकेगा। मतलब पहला नंबर जो कटेगा 3 से वो है 12, फिर 15, फिर 18, फिर इसके बाद और भी कुछ आएंगे, फिर ये कहाँ तक जाएगा? 99। और 99 जो हमारा लास्ट नंबर है 2 डिजिट का, 2 अंक का जो लास्ट नंबर 99 है, वो भी 3 से कट जाएगा। यार देखो 3 से चेक करना, तो मैं एक नियम बता दूंगा आपको, कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो हमने ले लिया 57, तो 3 से कोई चीज कटेगा, कोई नंबर कटेगा या नहीं, उसको चेक करने का सिंपल नियम होता है कि उसके अंकों को जोड़ दो। अगर वो उसका अंक का जोड़ने पर जो चीज आएगा वो कट जाएगा, तो पूरा नंबर भी कट जाएगा। जैसे 57 लिखा है, 57 ना, तो इसके अंक कौन कौन है? 5 और 7। अब इनको जोड़ दो, 5 + 7 कितना हो जाएगा? 12। अब देखो ये छोटा हो गया, अब अगर यह कट जाएगा 3 से, तो यह बड़ा नंबर भी 3 से कट जाएगा। इस तरह आपको चेक कर लेना है। इसके आगे भी अगर आप इसको कर सकते हो, जैसे अभी आ गया 12, इसको, तो इसको भी अलग कर दो, 1 2 3। अब देखो और छोटा हो गया, तो ये कट जा रहा है कि नहीं? 3 से।
तो इस प्रकार ये पूरा नंबर ये भी कटेंगे, ठीक है। तो ये चेक करने का नियम है, आपने पढ़े होंगे छोटी क्लास में, फिर मैंने बता दिया। ये हमारा हो गया चेक करने का नियम। तो ये हमें सवाल पूछा है कि वो कितने टोटल नंबर्स हैं जो एक कटेंगे, तो हमने इनको तो लिख लिया, अब हमको गिनना है भाई कि कितने नंबर्स हैं। तो यार देखो, ये देखो तो एक प्रकार की एपी बन रही है, एक समांतर श्रेणी नहीं बन रही है कि 12 3 15, मतलब तो इसमें 3 जोड़ा जा रहा है तो 15 आ जा रहा है, 3 जोड़ा 18 आ जा रहा है। ये मतलब ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस है डी वो सेम है, तो ये एक समांतर श्रेणी बन रही है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर ये एपी एक बन गई ना भाई, ये एपी बन गई है, ये एपी एक एपी बन गई। बस अब इसको उस नियम से हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला टर्म कितना है 12, और डी का मान कितना आ गया 3, इतना तो हमें पता चल गया ना, ठीक है। अब देखो पहला नंबर 12 हो गया, और एक 15 18, एक कहाँ तक जा रहे हैं 99 तक। बस समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब ये पहला टर्म 12 15 18 और लास्ट टर्म जहां तक जा रही है वो 99, तो जो ये लास्ट वाला टर्म है ये किस नंबर पे आएगा, और इतना हम पता कर ले तो हमें नहीं पता लग जाएगा कुल कितने इसमें नंबर्स हैं। ये जैसे पहला 12, दूसरा 15, फिर 18, फिर ये 99 किस नंबर पे आएगा, तो मान लो कि एन नंबर पे आएगा, एन वाले पद पे आएगा। तो अगर एन वाले टर्म नंबर पे वो आ रहा है तो इस टोटल टर्म में कुल कितने टर्म है, एन ही तो टर्म होंगे। तो वही हमारा एन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला 12, फिर 15, फिर 18, फिर ऐसे चल के 99 तक जा रहा है, और हमने मान लिया कि ये जो 99 पे आ रहा है यह एनवा पद है। एनवा पद का मतलब कि उसका कहने का अर्थ है कि उस सीरीज में पूरे एपी में टोटल नंबर एन है। तो यदि हम एन का मान निकाल ले तो हमारा टोटल नंबर आ जाएगी। तो हमने मान लिया कि जो 99 है यह एनवे पद पे मतलब एन एस टर्न पे है। तो यहाँ पे एन का फार्मूला लगा देंगे, और एन मतलब कि एन में पद पे हमारा कौन सा टर्म है 99, उसको वहीं पे रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस समझ में आई, तो बस रख दो यहाँ पे। तो एन का मान कितना है 99 भाई, जो एन टर्म है इसमें टोटल सीरीज में एन टर्म है, तभी तो ये एन पद पे ये लास्ट लड़का खड़ा है ना भाई। क्लास में अगर लाइन में से खड़ा कर दिया जाए तो ये जो लास्ट नंबर पे लड़का खड़ा रहेगा, तो उसकी जो पोजीशन होगी, उसकी जो स्थिति होगी, उतने ही तो लड़के उस पूरे लाइन में है, मतलब उस एक सीरीज चाहे जो भी बोल लो उसमें है। तो मतलब ये जो लास्ट में नंबर लड़का है, इतने ही पूरे ये यन लड़के उस पूरे लाइन में है। तो यन नंबर्स इस सीरीज में समझ लो। और हमने मान लिया कि जो यन नंबर पे आ रहा है लड़का, उसका मान कितना है 99, या जो भी नंबर एन पोजिशन पे, बस इसको रख देना। ए का मान कितना है 12, प्लस एन का मान तो हमें निकालना है -1, डी का मान 3। बस इसे सॉल्व कर देना यार, इक्वेशन ये बन गई, इसे सॉल्व कर देना। अगले पेज पे सॉल्व करते हैं इसे, ओके। तो हमारा क्या था 99 बराबर 12 प्लस n-1, यहाँ पर गुणे 3। देखो यार ब्रैकेट में लिखा हमने, इसके अंदर गुणा है। अब बस क्या कर मैंने, ये देखो ये इस साइड लिखा है n, तो इसमें तो इस पूरे को उठाकर इस साइड और 99 को उस साइड कर देता हूँ बराबर के। तो पहले 12 प्लस n-1 यहाँ पर गुणे 3 में। अब इस 99 को मैंने इसको इस साइड इसलिए किया कि ये n निकालने में आसानी होगी, हालांकि आप इससे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। अब ये n 12 यहाँ पे प्लस में, तो इधर जाके क्या हो गया माइनस में, ये सॉल्व करने आपको आता होगा, नहीं होगा तो बताएंगे उसको भी, ठीक है। अब इसको घटाएंगे कितना आएगा 99 12 जाएगा 9 में 2 जाएगा 7, 9 में से हो जाएगा 8। अब फिर n-1 गुणे 3 बराबर 87 आ गया। अब देखो n-1 अभी यहाँ पर गुणे में 3, तो यहाँ इधर किस में आ जाएगा भिन्न में चला जाएगा, मतलब हर में यानी बटा में डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यहाँ पे इसको भाग देंगे, इसका मतलब क्या होता है 3 में 87 से भाग देना है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 8 में 6 जाए 2, फिर 7 उतार लेंगे, 3 और 27 29 आ गए, ठीक है। भाग देना, भागा पाते हुए
तो 29 आ गया इसका मान 29। तो एन माइनस वन का मान कितना आ गया? अरे यार, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ठीक है। एन माइनस वन का मान कितना आ गया? 29। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे यार ये एन उधर जाएगा, अरे एक उधर जाएगा तो 29 प्लस एक क्या हो जाएगा? 30। 30 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब उस सीरीज में जो 2 डिजिट नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे? 30। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सो देयर देयर आर थर्ट देयर आर 32 डिजिट there are 32 digit numbers divisible by 3। बस नहीं, मतलब ऐसे सीरीज में जो हमारे दो डिजिट दो अंक की कुल संख्या है जो 3 से बिल्कुल पूरी पूरी कट जाएगी वो कितनी है? 30। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल नंबर 8वां देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है कि फाइंड, लिख लेते हैं अब, फाइंड द 11th term, find the 11th term from the last term, from the last term, from the last term ब्रैकेट में दिया है towards the first term। पहले लिख लें दो सवाल फिर आपको समझा रहा हूँ क्या बोल रहा है। ऑफ द एपी, ये कोई एपी दी हुई है। एपी क्या है यहाँ पे लिख रहे हैं 10, 7, 4, डॉट डॉट, ये कहाँ तक है पता है? -62 तक ये हमारी एपी है। ठीक है, ये हमारी एपी है तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो पहला टर्म हमारा इस एपी का वो क्या, पहले इतना तो लिख लीजिए। देखो सवाल पहले समझते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द 11th टर्म, ये जो हमारा 11th टर्म ग्रामा पद में निकालना है। फ्रॉम द लास्ट टर्म मतलब कि पीछे से ग्रामा पद निकालना है। टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म मतलब कि जो सीरीज दी गई एपी की, ये बोल रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। मतलब बोल रहा है कि पीछे से अंतिम से जो अंतिम हमारे पद होगा, ये सीरीज जो दी गई 10, 7, 4 -62 तक ना, तो बोला कि यहाँ से लेकर अभी आगे देखो यहाँ पे हिंट दिया है ब्रैकेट में टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। मतलब जैसे हम नॉर्मली इधर से इधर जाते हैं ना ऐसे, लेकिन अब बोला हमको पीछे से ऐसे निकालना है। आगे से ग्राम पद नहीं निकालना इधर से जैसे निकालते हैं, अगर कुछ नहीं बोल रहा तो हम आगे से निकालते हैं। लेकिन सवाल में बोल रखा गया कि लास्ट टर्म मतलब जो सबसे लास्ट वाला अंक है -62, जैसे ये एक नंबर तब इसको हम पहला पद मानेंगे, पीछे से करने का मतलब इसको हम क्या मानेंगे? फर्स्ट टर्म। इसके यहाँ पर जो है सेकेंड टर्म, इसके यहाँ पर आएगा थर्ड टर्म। इस तरह पीछे जाते हुए बताने वो पूछ रहा है कि हमको 11वां पद बताइए। बात समझ में आई? तो निकालोगे नहीं, तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि तुम ये ऐसा इमेजिन करो कि जो सीरीज दी गई है तो ये लास्ट से टर्म से जो -62 है, -62, इसको तुम पहला मानो। इसके बाद इधर से ऐसे चलो और जो इधर से ग्रामा पे आएगा उसका मान बताना है। फाइंड द 11th टर्म मतलब लास्ट से शुरू की तरफ जाना है। तो जो इधर से ग्रामा आएगा उसका ग्रामा पद जो ग्रामा स्थान पे आएगा उसका मान बताना है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा।
पहले खुद से ट्राई करो, इसको अपने दिमाग लगाओ। ठीक है, देखो नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो 10, 10 में से यहाँ 3 घट रहा है, 3 घट रहा है ना, -3, फिर यहाँ पर -3, मतलब कि क्या हो रहा है कि यह घटता जा रहा है। तो अगर इधर से देखें तो हमारा ए क्या हो जाएगा 10, और बी क्या हो जाएगा -3। इधर से देखें तो शुरू से, स्टार्टिंग से, अगर स्टार्टिंग से देखें तो हमारा प्रथम पद 10 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस -3, क्योंकि घटता जा रहा है। लेकिन अगर इधर से देखें हम तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद बोल दो या इसी को लास्ट टर्म बोल दो, ये -62 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर इधर से घटता जाएगा 3, और लेकिन पीछे से हम आएंगे तो यहाँ पर 3 बढ़ता रहेगा भाई ना, तो डी का मान यहाँ पर +3 हो जाएगा। बात समझ आई? ये क्लू था, समझ में आए? तो और इधर से आपको ग्रामर निकालना है, तो इधर से पहला तो 10 हो जाएगा, लेकिन इधर से पहला क्या हो जाएगा -62, और इधर से कॉमन डिफरेंस जो -3 घटता जा रहा है, लेकिन जब इधर से उल्टे आओगे तो बढ़ती जाएगी 3 ना, 3 बढ़ती जाएगी ना, तो डी का मान 3 हो जाएगा। अब बस इस वाले में रख देना है भाई। सवाल में पूछा है कि पीछे से यानी लास्ट टर्म से निकालना है ग्रामर, तो एन का मान यहाँ तो 11 हो ही जाएगा कि 11वां पद निकालना है, और पहला पद इसके हिसाब से क्या आ जाएगा -62, तो इसमें रख दो। तो हम रख देंगे, इसको नहीं लेना है, ठीक है, बात समझ आ रही है ना? तो इसको मिटा दें, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको पूरा यहाँ पर लिख लेते हैं बढ़िया से। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लास्ट टर्म है जो, वही हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। वो कितना दिया है -62, पीछे से हम देख रहे हैं, और डी का मान कितना हो जाएगा, इस प्रकार से पीछे से लेंगे तो डी का +3 में आएगा, मतलब 3 से बढ़ता जा रहा है, इधर 3 से घटता जा रहा है, लेकिन इधर से आएंगे तो 10 से, लेकिन इधर से 3 बढ़ता जा रहा है। अब इसको इसमें रख देना है, और एन का मान मतलब कौन सा पद निकालना है, एन का मान गिरा हुआ है 11 दिया है, तो बस ये रख देना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी में, इसी में रखना है पूरा, ठीक है। ए एन का मान तो निकालना है, मतलब A11 निकालना है हमें, बराबर ए का मान कितना दिया -62, प्लस एन की जगह 11 -1 ब्रैकेट में, और डी का मान 3, तो गुणे 3 कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर लो, -62 प्लस 11 में से एक जगह 10, और 10, 11 में से जगह 10, और 10 गुणे 3 कितना आ जाएगा 30। अब इसको जोड़ घटा लो, कितना आ जाएगा, अब ये माइनस में या प्लस में, तो जब एक माइनस एक प्लस में होगा तो हमेशा घटेगा, बड़ा में छोटा वाला भी घटाएंगे। ये नंबर जो है -62 है, माइनस में, या 30 कितना है प्लस में, इसके आगे प्लस लिखा है, इसके आगे माइनस लिखा है, तो जब भी ऐसा होगा तो पहले घटा लेंगे, मतलब बड़ा में से छोटा, ये बड़ा है 62 ना, 30, इसमें घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 2, और 6 में 3 जगह 3, 32 आ जाएगा। लेकिन अब चिन्ह देखिए कि प्लस का चिन्ह लगेगा कि माइनस का, तो जो संख्या बड़ी होगी उसके आगे जो चिन्ह लगा होगा वही चिन्ह लगेगा। तो 62 और 30 में दोनों बड़ी कौन है, 62 बड़ा है, इसके आगे चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, घटाने पर ये आएगा। और इसी प्रकार A11 में गिरा हुआ पद पीछे से हमारा कितना आ गया -32, ये हमारा आंसर भी होगा। बस समझ में आई, कोई दिक्कत? अगर बहुत ही आसान तरीके से तुमको समझाया हूँ, बाकी दोबारा देखना अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। और सुनो, ये तो मैंने बता दिया मतलब कि 11 नंबर में -32 आएगा। अब तुमको बताना है कि जो सीरीज दी गई है, कि 10 से लगाकर -62 तक, बताना है कि इसमें टोटल कितने टर्म हैं, टोटल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं इस श्रेणी में। यह इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है। आपने से सॉल्व करना है, यह हम अलग सवाल दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 है। देखो यार, इस सवाल थोड़ा सा बड़ा है, सवाल थोड़ा सा बड़ा है भाई, तो इसको अच्छे से करेंगे।
इसको हम बहुत ही ध्यान से करेंगे भाई। लिख ले यार, थोड़ा बड़ा है, लिख लेता हूँ। ठीक है, टाइम तो लगेगा, पर यार देखो तुम्हें अच्छा समय ना तो तुम बुक लेकर बैठो। एग्जाम्पल नंबर 9 मैंने बोल रहा हूँ। सवाल दिया है, ए सम ऑफ ₹1000 और सम ऑफ ₹1000 is invested at 8%, at 8% simple, at 8% simple इंटरेस्ट। मतलब 1000 रुपया जो है 8% की दर पे साधारण ब्याज पे इन्वेस्ट किया जाता है, इंटरेस्ट पर ईयर, हर साल। आगे क्या होता है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। बोल रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट, calculate the interest at the end of each year। Do these interest forms, do these interests, बोले जो इंटरेस्ट आ रहे हैं फॉर्म, एक बार ऐसा साल मैंने करवाया था, लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे था। इफ सो, इसमें एक सवाल के अंदर कई सवाल पूछे इसने। सो फाइंड द इंटरेस्ट, find the interest at the end of 30 years, 30 years making use of the fact। देखो यार इतना बड़ा सवाल है, पहले समझते हैं क्या बोल रहा है। सवाल हमारा क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है a sum of, a sum, देखो यार सवाल यहाँ पे लिखा है a sum, सम का मतलब होता है मूलधन। यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रहे हैं, सम का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब जो हमारा मूलधन होता है। मतलब इतने रुपए की हमारी मूलधन, कितना दिया है, 1000, 1000 रुपया जो है 8% रेट जो देता जा रहा है उसको लिखते जा रहे हैं। इस सम ऑफ ₹1000, मतलब 1000 रुपया जो है इज इन्वेस्टेड, मतलब उसको हम इन्वेस्ट करते हैं एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। मतलब हर साल हम 1000 रुपया जो है वो हर साल 8% दर की साधारण ब्याज पर हम उसको क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज की दर से 8% दर पर इन्वेस्ट करते हैं। कौन सा दर है, या साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की दर में सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, रेट मतलब दर, मतलब हमारे पास 1000 रुपया है और उसे हम किसी बैंक में या कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी मिट्टी में, कितने कितने रेट से, 8% की रेट। कौन सा रेट है हमारा, कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। आगे बोला है कैलकुलेट द 8% पर ईयर है, हर साल की दर है 8%।
कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। बोल रहा है कि हमको इंटरेस्ट को जो हमारा साधारण ब्याज आएगा हर साल, उसको हर साल में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। आगे बोल रहा है डू दीज इंटरेस्ट, जितने हम हर साल हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट को अपनी, तो बोल रहा है कि जी हर साल जो इंटरेस्ट आ रहे हैं, क्या यह फॉर्म एनएपी जो संख्या आ रही है रुपयों की, क्या वो एक एपी बनाती है? यदि हाँ, आगे इस भी अलग क्वेश्चन पूछा है, यदि हाँ तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो बोल रहा है कि यदि ऐसा यह जो संख्या हमारी यार अगर ऐसा एपी बना रही है, तो हमें कैलकुलेट करना है, हमें पता लगाना है कि 30 साल के लास्ट में कितना हमें ब्याज मिलेगा। मेकिंग यूज ऑफ द फैक्ट, मतलब एपी जो हमारा एपी का फॉर्मूला उसको लगाते हुए। बात समझ में आ गई? तो अगर एक देखो तो प्रिंसिपल, पहले इस साधारण ब्याज का जो झमेला है खत्म करते हैं। प्रिंसिपल 1000 रुपया और रेट आर से दिखाते हैं, मतलब दर कितना 8%। और टाइम तो हर साल बदल दे रही है। अगर टाइम अगर 1 साल है तो 1 लेंगे, 2 है 2 साल का निकालना है तो 2 3 इस प्रकार लेते जाएंगे। बात समझ में आई? और साधारण ब्याज का फार्मूला हमारा क्या होता है? साधारण का फार्मूला आप लिख दे रहे हैं साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे ब्याज गुणे दर गुणे समय। उसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे ब्याज गुणे दर बटा 100। यानी मूलधन को पी से दर्शा रहे हैं, दर को आर से, समय को टी से, ये तीनों गुणा हो गया बटा के 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है भाई। बस इसमें रखो, जितने समय का तुम्हें चाहिए वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? साधारण ब्याज का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अभी हमें क्या करना है आपको, अगर वो बोला है कि हमें हर साल क्या बोलना है, ब्याज निकालना है कि लास्ट के साल में, मतलब 1 साल कंप्लीट हो गया तो लास्ट में कितना पैसा हमारा बढ़ेगा ब्याज के रूप में। तो फर्स्ट हम निकाल रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए, तो इंटरेस्ट इसलिए हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन होता है? ब्याज। इंटरेस्ट एट द इंटरेस्ट एट द एंड, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब जो पहला साल कंप्लीट हो जाएगा तो कितना ब्याज हमारा बनेगा। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो कुछ नहीं, बस अगर फर्स्ट ईयर बोल रहा है तो मतलब टाइम कितना लेना है, टाइम हमको 1 साल लेना है, तो टाइम इक्वल टू 1, टी इक्वल टू बस रख देना है। तुम्हारा कितना आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो? सॉल्व करो यार। पी का मान कितना था मूलधन का 1000, दर का मान 8% तो 8, टाइम का मान 1 तो 1 रख देंगे बटा के 100, ये तो दिया हुआ है। बस अब देखो सॉल्व कर लो इसको, 2 जीरो कट जाएगा, नीचे खत्म हो गया, ऊपर बचा 10 गुणे 8 गुणे 1, तो 10 8 80। तो 80 रुपया हमारा जो है मूल ब्याज आ गया पहले साल का। अब इसी प्रकार सेकेंड ईयर के लिए निकालते हैं ब्याज हमारा। सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो हो जाएगा 1000, फिर मूलधन, ये मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना हो जाएगा, यहाँ अब 2 साल हो गया टाइम, 2 साल के लिए। फिर निकालेंगे तो दो 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 जो कट जाएगा, ये बचेगा 10 8 80 दूना 160, मतलब 160 रुपया। इसी प्रकार 3 साल के लिए निकालेंगे, तीसरे साल के थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे तो टाइम का मान कितना आएगा 3। जब आप 3 रख के सॉल्व करोगे तो आएगा वह, सॉल्व करना बस यहाँ 3 रख देना तो आएगा 240 रुपये। अब देखो ये हमारा ब्याज आता जा रहा है, ठीक है ना? तो अब देखो सिंपल इंटरेस्ट जो भी आए इनको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। पहले साल का कितना आ गया 80 रुपये, दूसरे साल का 160, तीसरे साल का 240, इसी प्रकार ये आता जा रहा है ना। अगला सवाल पूछा है, देखो भाई हमने तो इस पहला साल जो खत्म हो गया कि हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, मतलब साधारण ब्याज निकालना था हर साल के लिए, तो ये हम निकालते जा रहे हैं भाई। अब कितना निकालेंगे, 3 साल के लिए हम निकाल दिया। अब आगे देखिए क्या कुछ बना रहा है। फिर आगे सवाल पूछ रहा है कि जो साधारण ब्याज हमारा आ रहा है, इंटरेस्ट जो हमको मिल रहा है, क्या ये एपी बनाता है? तो देख लो आप, एपी का जो नियम होता है कि हर बार सेम डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। तो
यहाँ पे देखो 80 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 80 का है, तो ये मतलब एपी हमारा क्या बनाता है। तो हाँ भाई एपी है, एपी है क्या है, तो पहला तो आंसर हो जाएगा एपी सही है। और यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 80, और कॉमन डिफरेंस भी 80 हो जाएगा, मतलब बढ़ोतरी भी 80 की हो रही है, हर साल वो 80 से बढ़ा है। दो टर्म के बीच में हमेशा गैप कितना है, 80 का। तो यह तुम्हारा एपी बन गई फर्स्ट ईयर का, या फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का या फोर्थ ईयर का, ऐसे चलता जाएगा ब्याज। अब आगे बोल रहा है यदि ऐसा है तो बताओ हमें 30 साल बाद, मतलब ये पहले साल का है, दूसरे साल का, तीसरे साल का, यहाँ पे चौथे साल का आएगा। तो बोल रहा है कि 30 साल बाद जो आएगा, 30 साल, 30 ईयर, उसका ब्याज हमें बताओ। तो कुछ नहीं करना, या टाइम तो दिया है भाई, या तो उस तरह निकाल लो कि इसमें फार्मूले में रखो एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, तो टाइम का मान 30 साल रख दोगे तो 30 साल का ब्याज निकालेगा, तीसरे साल का। लेकिन हमें पूछ रहा है तीसरे साल का ब्याज, ऐसे नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि अगर ये तुम इसको फाइंड करें कि एपी है, तो एपी के जरिए बताओ कि 30 साल का ब्याज कितना होगा। मतलब वो पूछा जा रहा है कि 30, यहाँ 30वें स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, वो ये बात पूछना चाह रहा है। तो वो बोल रहा है कि इस फैक्ट का यूज करके बताओ, मतलब जो एपी आपने बनाई है, इसको यूज करके बताओ कि 30वें साल का ब्याज कितना आएगा। तो असल में एपी के हिसाब से देखो तो वो पूछ रहा है कि 30वें स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। तो मतलब कि एन का मान कितना है, आपसे मिल गया 30, ऐसा नहीं। तो आप वैसे निकाल सकते हो, एस आई को टू पी आर टी 100, बस टी की जगह 30 रखना होगा, और मूलधन और ब्याज दर तो वही रहेगी। लेकिन इस तरह निकालते हैं तो बस यार, ये पूछ रहा है कि 30, जो हमारा 30वां नंबर है, मतलब A30, वही तो पूछ रहा है ये इनडायरेक्टली हमसे, तो ये निकालेंगे यार, आसान है। बस रखना है, ए निकल के क्या होता है, फॉर्मूला याद करो, A+n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब ए एन की जो, तो ये तो निकालना है, तो ये 30वां निकालना है, मतलब तीसरे साल, 30 साल, तीसरे साल का। ए की जगह क्या है 80, पहला पद n-1, 30 रखना है, एन की जगह -1 गुणे 30, बस इसको सॉल्व कर देना है। ये 30 का मान जो आएगा वो आंसर होगा 31। यहाँ पर 30 माइनस 1 करेगा 29, 29 गुणे 30। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले गुणा होता है बोर्ड मास के नियम से, फिर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। इसको गुणा कर लेंगे तो आए, गुणा कर लो यार, 29×3=87, 10, 870 आएगा। अब जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0 0 पीछे 0 में जुड़ जाएगा, 8 7 15, 8 1 9, 950। मतलब कि मतलब 30वें साल का जो हमारा ब्याज आएगा, 30वें साल में, 30वें साल के लास्ट में, वो ब्याज कितना आ जाएगा, ₹950। तो हमारा 950 क्या हो जाएगा आंसर। बस समझ में, देखने में तो वो सवाल बड़ा था, क्योंकि उसने एक सवाल के अंदर कई सवाल पूछ रखे थे। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हालांकि आंसर कई कई चीजें थी, एपी पूछा था, और इसको इसको यूज करके बताना था। अब देखो, आप जब फार्मूला में रखोगे एस आई को टू पी आर टी पर 100, तो 30वें साल का ब्याज जब उसके उस फार्मूला से निकालोगे तो वो भी इतना ही आएगा, सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। अलग आ रहा है तो मतलब गलत हो आप कहीं कहीं। चलो आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार हमें कुछ गलत कर दिया क्या यहाँ पे, कुछ तो हमने गलत कर दिया लगता है। हाँ, डी का मान यहाँ पे देखो, डी का मान जो था वो 80 रखना था, 30 मैंने रख दिया है। ठीक है ठीक है, तो मिस्टेक तो हो गया यार, मैं सोचना कम कैसे आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई है। अरे, मैंने डी का मान गलत रख दिया। हालांकि मैं बोल रहा था 80, 80 रखोगे आप तो यहाँ कितना आएगा, 80 प्लस 29 × 80। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 80, 30, तो हो जाएगा 80 प्लस 29 होता है 232। अभी हो जाएगा, जोड़ोगे तो 2400 आएगा, मतलब 2400 रुपये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो 30वें साल के बाद 2400 रुपया रहेगा। मैंने सोचा इतना कम कैसे आ रहा है 30 साल में, क्योंकि उन्होंने वैल्यू गलत रख दी थी, 30 रख दिया था 80 की जगह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल बोल रहा है, हमारा एग्जाम्पल नंबर जो 10 है, एग्जाम्पल नंबर 10,
एग्जाम्पल में 10 हमारा क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल में 10 बोल रहा है कि इन ए फ्लावर बेड, एक फूलों का जो सेज लगा हुआ, मतलब यहाँ पे फूल बहुत सारे रखे हैं। इन अ फ्लावर, इन अ फ्लावर बेड, इन अ फ्लावर बेड, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23, there are 23 तो सवाल था हमारा, इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज, 23 रोज प्लांट्स, जो हमारा रोज के प्लांट्स वो कितने हैं? 23। ये भाई क्या लिख दिया मैंने क्या लिख दिया यार? 23 रोज प्लांट्स in the first row, in the first row, in the first row 21, in the second row 22nd row, फिर आगे क्या बोल रहा है? 90 मतलब 19 in the third, in the third, and so on, and so on, बोला है कि 29 19 in the third and so on, मतलब इसी प्रकार है और भी चलता जा रहा है। There are 5 rose plants, there are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? How many rows? अरे यार, ये वाले रोज नहीं, इस वाले रोज की बात हो रही है। How many rows are there in the flower bed? ठीक है, देखो यार सवाल समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। सोल्यूशन देखते हैं, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं। सवाल बोल रहा है, इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स, मतलब कोई एक फूलों को पूरे जहाँ फूल उगाए जाते हैं, ठीक है, उसको फ्लावर बेड बोलते हैं। तो वो बोल रहा है कि देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, जो हमारी पहली कतार है, जिसमें रो का मतलब, इस रो का मतलब है कतार, मतलब एक जो कतार, एक लाइन जिसमें लाइन से हुई चीज होती है उसे रो बोलते हैं। तो एक जो कोई पहली कतार है, ऐसी कई कतारें होंगी, तो पहली जो कतार है उसमें 23 मतलब 23 गुलाब के पौधे लगे हैं पहले वाले में। फिर बोल रहा है कि 21 इन द सेकेंड रो, फिर आगे बोल रहा है कि 21 पौधे लगे हैं दूसरी वाली कतार में। फिर बोल रहा है 19 मतलब 19 लगे हैं, 19 लगे हैं किसमें? तीसरी कतार में, और इसी प्रकार बढ़ता जा रहा है। तो ये तुमको लग नहीं रहा है कि कोई चीज सीरीज बढ़ रही है? पहले में 23, दूसरे में 21, पहली कतार में 23 गुलाब के पौधे, दूसरे में 21 गुलाब के पौधे, तीसरे में 19, फिर चौथे में कितना आ जाएगा? 17, फिर कितने? 15, इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। फिर आगे बोल रहा है कि देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट, जो मतलब सबसे लास्ट में हमारी कतार है, उसमें 5 गुलाब के पौधे लगे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो इस जो हमारा फूल जहाँ पे उगता है वहां पे कुल कितनी कतार है? यार सिंपल सवाल है,
कितना आसान है, ऐसा सवाल मैंने करवा नहीं है कि ये पूछना चाह रहा है कि जो 5 है ये किस नंबर पे आ गया। अगर सवाल को मैं एकदम बिल्कुल सरल भाषा में बताओ तो ये पूछना चाह रहा है 5 नंबर आ रहा है, ये किस पोजीशन पे आ रहा है। इसका मतलब ये भी हो गया कि टोटल सीरीज जो है हमारी, इसमें कुल टोटल कितने नंबर्स हैं। तो इसको मान लेना कि यह लास्ट में एन टर्म पे आ रहा है, एन पद पे जो एन का मान आ गया वही हमारा पाँच की पोजीशन होगी। और इस टोटल सीरीज में टोटल नंबर्स हो गए, या तो जो हमारा गुलाब का खेत है जहाँ पे खेती होती है गुलाब की, उसमें उतने हमारा क्या होंगे, कतार होंगी। बस सॉल्व कर लेना। तो ए का मान पहले लिख लो 23। अब डी का मान क्या है, दो बार बार घटता जा रहा है, यहाँ पे 2 घटा, यहाँ पे 2 घटा, यहाँ पे 2 घटा, यहाँ पे इसमें 2 घटा, 23 में से 2 गया 21, 21 में से 2 गया 19, 19 में 2 गया 17। तो डी का मान -2। अब ए एन का मान हमें लास्ट में जो हमारा ए कौन सा मान है, ए एन का मान दिया है। ए एन का मान कितना दे दिया 5। तो ए एन का मान भी दे दिया है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस हमें एन का मान निकालना है कि एन कितना होगा। तो रख लो एन का मान 5 बराबर ए का मान 23 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है -2। बस सॉल्व कर लो इसे। अब जो मैं चाहता हूँ अच्छे से सॉल्व हो क्वेश्चन, तो मैंने क्या करा, जो हमारा 23 प्लस एन माइनस 1 गुण के -2 है, इसको बराबर के इस साइड ले आया मैंने, और 5 को इस साइड, ताकि एन का मान इस साइड निकले। बस एन यहाँ 23 यहाँ पे इस साइड है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, एन माइनस 1 गुणे -2 बराबर 5। या 23 प्लस में तो दिया क्या माइनस में, 5 माइनस 23 ये आएगा, घटाओगे तो -18 आएगा। अब एन माइनस 1, अरे यार 2 कहाँ से, एन माइनस 1 गुणते -2, ये -18 आ गया। यहाँ से एन माइनस 1 का मान कितना आ जाएगा -18, या -2 गुणा में जाएगा भाग में, एक माइनस ऊपर एक माइनस नीचे कट जाएगा, बढ़ जाएगा 18/2। इसका मान कितना टोटल 9 आ जाएगा, भाग दोगे तो एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया 9। तो एन को यहाँ से निकालोगे, यहाँ से आप एन को निकालोगे तो 9 प्लस 1 बराबर 10 आ जाएगा, काम खत्म। तो मतलब एन का मान 10 आ गया। मतलब गुलाब के खेत में टोटल कितनी कतारें हैं, 10 कतार, 10 रोज, 10 कतार। हमारा क्या आ जाएगा आंसर, कितना आसान था ना, एक बार समझ में। तो यार ठीक है, यही तो रहते हैं, वीडियो काफी लंबी हो रही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बढ़िया से प्रैक्टिस करो। आगे 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 जो भी सवाल लगाएंगे उस पीछे वाले को लेक्चर को देख कर आओ आप, ठीक है। बढ़िया से रिवीजन करो अपना, और क्या प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।